पाकिस्तान की सरकार के लिए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से बुरी खबर आई। यहां के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन तेज कर दिया और सड़कों पर उतर आए। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो बॉर्डर के करीब पहुंच गए और भारत में विलय को लेकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग कारगिल स्कार्दू रोड खोलने की मांग करने लगे। यही नहीं, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी लोग सड़कों पर उतर आए। महंगाई और पाकिस्तान की सेना के जुल्मों के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी करते हुए पीओके की आजादी को लेकर प्रदर्शन किया। कोई हमें बरादरी के झूठे लानत हमारे गले में डालता है तो वो हमें लूट लेता है। कभी मसलब की बुनियाद पे, कभी इलाकाई बुनियादों पे मुझे और आपको बेचा खरीदा जाता है। जबकि नीलम घाटी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ हाड़ कंपा देने वाली ठंड में लोग महंगाई और आटे की किल्लत के खिलाफ हाथों में पोस्टर बैनर लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर आटे की सप्लाई बढ़ाई नहीं गई तो जनता उग्र आंदोलन शुरू कर देगी। जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाए। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने आज तक सिर्फ पीओके के लोगों का शोषण ही किया है, यहाँ के लोगों का इस्तेमाल ही किया है। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के संसाधनों को लूटने का काम किया है और वहाँ की आवाम को दिया कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से अब मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह के शोले भड़क उठे हैं। यहाँ तक कि छात्रों ने भी क्रांति की मशाल उठा ली है। मुजफ्फराबाद में छात्रों ने पाकिस्तान की सरकार को सीधी चेतावनी दी। इस अब्बासपुर के अंदर कोई सरकारी गाड़ी नहीं चल सकेगी। हम देखेंगे जिसे हमारे ऊपर से गुजर कर गाड़ी निकालनी हो वो ले जाए, हम देखेंगे। यही नहीं, मुजफ्फराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने और उन्हें भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल दिया। पहली भारतगिरी की बुनियाद रखी, हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की जनता ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के कबायलियों से लड़ने के लिए भारत की फौज को दावत दी थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बची। हमने इंडिया को खिताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, वो मदद के लिए आया था। अगर इंडिया न था तो आपके कबायली जिनको आप तस्लीम नहीं कर रहे थे कि वो आपके भेजे हुए, वो पूरी रियासत पर कब्जा करके आज हमारी शनाख्त हमेशा मिट चुकी होती। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी होती है, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से पतंगबाजी का ये जलसा जानलेवा साबित हो रहा है। गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर हुई पतंगबाजी ने 6 लोगों की जान ले ली। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान गंवाने वालों में भावनगर की 2 साल की बच्ची कीर्ति भी शामिल है। 2 साल की कीर्ति बाइक पर अपने पिता के साथ जा रही थी, तभी चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। वहीं विसनगर में 3 साल की बच्ची किस्मत की गर्दन भी चाइनीज मांझे से कट गई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। विसनगर में ही पिता के साथ बाइक पर जा रहा 7 साल का ऋषभ भी चाइनीज मांझे में फंसकर जान गंवा बैठा। गुजरात पुलिस के मुताबिक बड़ोदरा, कच्छ और गांधीनगर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग दोपहिया गाड़ी पर थे और रास्ते में उनकी गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से पूरे गुजरात में करीब 150 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग पतंग उड़ाने के चक्कर में ऊंचाई से गिरकर घायल हो गए। आपको बता दें कि पूरे देश में चाइनीज मांझा बेचने पर पाबंदी है और बेचते हुए पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। सजा और सख्ती के बाद भी देश के ज्यादातर हिस्सों में चाइनीज मांझे का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी अपना कैप्टन नहीं बदलेगी। बीजेपी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई।
और वो जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा के एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। खुद अमित शाह ने नड्डा के नाम का ऐलान किया। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले नड्डा तीसरे नेता हैं। अमित शाह ने कहा कि जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनावों में बखूबी भुनाया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नड्डा का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी संगठन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई और कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो गया है। यही नहीं, बैठक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तिथि भी घोषित की गई। जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी ही घोषित कर दिया गया है। फिर जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। इस साल के आखिर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल के शुरुआत में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि इस साल वो पूरी तरह चुनावी मोड में रहेगी। और इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि बॉर्डर से लेकर गांव तक लोगों से मिले और समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के चुनाव में 400 दिन बचे हैं, इसलिए सबको तैयारी में जुटना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि केवल वोटों की चिंता ना करें और 18 से 25 साल के जो युवा हैं उनको पार्टी से जोड़ने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के नेता प्रोफेशनल मुस्लिम जो समुदाय है उस तक अपनी बात पहुंचाएं। साथ ही बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। ठंड और कोहरे के कारण आज दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चली। कोहरे की वजह से रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ट्रेन के इंतजार में कई लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोते नजर आए। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि कोई रेल अधिकारी उन्हें ट्रेन के आने का सही समय नहीं बता रहा है। कोहरे का साया हवाई यात्रा पर भी रहा। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी कम रही, जिसके कारण कई फ्लाइट्स डिले हो गई। कोरोना एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए लोग समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं फ्लाइट्स डिले होने के कारण उन्हें और इंतजार करना पड़ा। रैन बसेरों की तर्ज पर कानपुर में पहला स्मार्ट शेल्टर होम बनाया गया है। कंटेनर में बने इस शेल्टर होम में एक समय पर 24 लोग रह सकेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकेगा। ठंड और बर्फबारी के शौकीन लगातार पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। शिमला, कुफरी समेत हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद हर जगह पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है।
डिफॉल्ट होने की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जहां भारत से बातचीत की अपील करते नजर आए, तो वहीं पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर अपना विरोध खत्म कर लिया, जिसके बाद हाफिज सईद के रिश्तेदार और लश्कर के खूंखार आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ मक्की भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की कई आतंकी घटनाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर में युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने और लश्कर में उनकी भर्ती करने में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंडिंग के साथ 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हमले का आरोपी है। लश्कर-ए-तैयबा ये बहुत ही आतंकवादी, इसके बहुत घनिष्ठ संबंध अल-कायदा से हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन इसको अरेस्ट करके भारत के हवाले किया जाए। भारत और अमेरिका पहले ही अब्दुल रहमान मक्की को अपने घरेलू कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, जबकि अब उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बाद मक्की की संपत्ति जब्त होगी, यात्रा और हथियार रखने पर प्रतिबंध लग जाएगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पहल की। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को सब कुछ भुलाकर बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। जबकि एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद सबक सीख चुका है। अब पाकिस्तान अपने संसाधनों का युद्ध में इस्तेमाल ना कर तरक्की में करना चाहता है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, poverty. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वो शांति के साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए भारत से बातचीत के पक्ष में हैं। लिहाजा उन्होंने इस बाबत पीएम मोदी से अपील भी की। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. इससे पहले शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी मुल्क है और इस हकीकत को चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। India is our neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully. अब आपको भी लग रहा होगा कि कंगाल पाकिस्तान लाइन पर आ गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्राइवेट टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पहल तो की, लेकिन हमेशा की तरह कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। कोविड की मार झेल रहे चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश को यह झटका आबादी के मामले में ही लगा है। आंकड़ों के मुताबिक 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। चीन में अब मरने वालों का आंकड़ा पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा हो गया है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 के अंत में चीन की आबादी 141 करोड़ 26 लाख थी, जो 2022 के अंत में घटकर 141 करोड़ 17.5 लाख तक रह गई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वर्ष 2022 में चीन की आबादी 2021 के मुकाबले 8.5 लाख कम रही। चीन की जनसंख्या में आई इस कमी की वजह वहां वर्षों तक लागू रहे एक परिवार एक बच्चा जैसी सख्त जनसंख्या नीतियों को बताया जा रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन की सरकार ने जनसंख्या में गिरावट को देखते हुए नियमों में ढील का भी ऐलान किया था और अब एक परिवार को एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जन्म दर घटने की वजह से चीन की आबादी में बुजुर्गों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते चीन के सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कैलिफोर्निया के सियरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दिखा कि सियरा शहर को बर्फीले तूफान ने घेर रखा है। कैलिफोर्निया इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है।
और लगातार तूफान से हो रही तबाही के बाद अब कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें बर्फीले तूफान में फंसे कुछ लोगों ने फिल्माया। तस्वीरों में दिखा कि कैलिफोर्निया से होकर गुजरने वाला इंटरस्टेट 80 हाईवे पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और लगातार बर्फ गिर रही है। आलम यह है कि विजिबिलिटी न के बराबर है, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। हाईवे पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, इसके बावजूद लोग वहां से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादल जमीन पर उतर आए हैं और गाड़ियां चलते चलते गायब हो रही हैं। एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है तो दूसरी तरफ बर्फ हटाने का काम भी जारी है, ताकि इंटरस्टेट हाईवे बर्फ की वजह से बंद न हो। कैलिफोर्निया के एक हिस्से में बर्फबारी है और दूसरे में बारिश और बाढ़ से तबाही। पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश और तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां अब तक सड़कें डूबी हुई हैं। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन, एंटेलोप और सैन डिएगो से जो ताजा तस्वीरें सामने आई, उनमें गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव और स्तर कितना ज्यादा रहा होगा। नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है और सड़कें किसी तालाब में तब्दील हो गई हैं। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का हाल बेहाल है। स्थानीय नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एहतियातन लोगों को घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। कैलिफोर्निया की वेंचुरा काउंटी में लैंडस्लाइड हो गया और सड़क का एक बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आकर धंस गया और नदी में जा गिरा। कैलिफोर्निया में कुदरत के कहर से अब तक हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। कैलिफोर्निया में पिछले 2 हफ्तों से जो हालात बने हुए हैं, उनसे भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के इस विकसित शहर को कुदरत के झटकों से अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान अमेरिका के लिए बेहद बड़ा है, क्योंकि कैलिफोर्निया अमेरिका का वो राज्य है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। कैलिफोर्निया की जीडीपी करीब 3 लाख अरब रुपए है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की कुल जीडीपी में कैलिफोर्निया की हिस्सेदारी करीब 15% है। अगर कैलिफोर्निया एक अलग देश होता तो उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर होती और ये जीडीपी रैंकिंग में भारत से बड़ी और जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर का देश होता। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में ही स्थापित है। दिल्ली विधानसभा में आज शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला और दिल्ली सरकार के काम को रोकने के आरोप भी लगाए। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एलजी की तुलना ब्रिटिश शासन के वॉइसरॉय से कर दी। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है, आप कौन है? मैंने उनसे पूछा आप कौन है? ये मैंने पूछा एलजी साहब से, मैंने कहा सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे। विधानसभा के अंदर हंगामे को लेकर एलजी हाउस का भी बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि फिनलैंड में टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया है। सरकार इस पर भ्रम फैला रही है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी में अब बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज को रवानगी के बाद अब शिव नगरी काशी में बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 20 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में लोग हॉट एयर बलून से वाराणसी के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। देश का पहला हाई लग्जरी क्रूज गंगा विलास बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया है। 51 दिन की यात्रा में गंगा विलास क्रूज बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। इमारतों में दरारें दिखने के बाद जोशीमठ में होटलों को गिराने का काम जारी है। होटल माउंट व्यू और मलारी इन को फिलहाल चरणबद्ध तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है। हरिद्वार में शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशा माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने ड्रोन की मदद से कई इलाकों को चिन्हित किया और ठिकानों पर बन रही कच्ची शराब नष्ट की। इंडिया के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली है और दाऊद ने अपना पता भी बदल लिया है। ये खुलासा दाऊद के भांजे ने किया, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर के बेटे अली शाह ने एनआईए के सामने कई राज उगले हैं। जी न्यूज के पास अली शाह इब्राहिम पार्कर का वो स्टेटमेंट है जो उसने सितंबर 2022 में एनआईए की पूछताछ में दिया था।
पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली है। दाऊद ने दूसरी शादी पाकिस्तान में की है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तान के पठान परिवार से है। हालांकि एनआईए के सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम यही बात बताता रहा है कि दूसरी शादी करने के लिए उसने अपनी पहली पत्नी महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन दाऊद के भांजे के बयान के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनआईए को दिए बयान में अली शाह ने बताया कि उसकी दाऊद इब्राहिम की पहली पत्नी महजबीन से मुलाकात जुलाई 2022 में हुई थी। ये मुलाकात दुबई में हुई थी। महजबीन ने ही अली शाह को दाऊद की दूसरी शादी की बात बताई थी। अली शाह के मुताबिक महजबीन अभी भी दाऊद की पत्नी है। पहली पत्नी महजबीन हर त्योहार और खास मौके पर भारत में बैठे रिश्तेदारों से संपर्क करती हैं। वो व्हाट्सएप कॉल करती रहती है। वहीं दाऊद इब्राहिम के ताजा पते को लेकर भी दाऊद के भांजे अली शाह ने खुलासा किया है। अली शाह के बयान के मुताबिक उसके मामा कराची में नई जगह पर रहते हैं और वो इलाका ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पाकिस्तानी फौज के लोग रहते हैं, यानी वो फौजी एरिया है। अली शाह के बयान के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से संबंध रखने के मामले में कुछ वक्त पहले मुंबई में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। इसमें कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। इसमें हसीना पारकर का बेटा अली शाह भी शामिल था। दाऊद इब्राहिम ने बदलते वक्त और जरूरत के हिसाब से डी कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए सिस्टम भी बदल दिया है, ताकि उसके ऑर्डर्स भी पहुंच जाएं और सुरक्षा एजेंसियों को पता भी ना चले। और इसके लिए डी कंपनी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दाऊद इब्राहिम ने अपने ऑर्डर्स देने और जानकारी लेने के लिए खास लोगों का नेटवर्क बनाया है। दाऊद के भांजे अली शाह के मुताबिक इस नेटवर्क में छोटा शकील का बहनोई आरिफ शेख उर्फ आरिफ भाईजान, आरिफ का भाई शब्बीर शेख और दुबई में जैद नाम का शख्स शामिल है। इनमें से सिर्फ छोटा शकील ही दाऊद इब्राहिम के सीधे संपर्क में रहता है। बाकी लोग दाऊद को सीधा संपर्क नहीं कर सकते हैं। अब समझिए दाऊद तक जानकारियां कैसे पहुंचाई और ली जाती हैं। आरिफ शेख इनक्रिप्टेड वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अपने भाई शब्बीर शेख को भेजता था। शब्बीर इस इनक्रिप्टेड वॉइस मैसेज दुबई में बैठे डी कंपनी के गुर्गे जैद नाम के शख्स को भेजता था। जैद इस वॉइस मैसेज को छोटा शकील तक पहुंचाता था और फिर छोटा शकील इस मैसेज को दाऊद इब्राहिम तक पहुंचाता था। इसके बाद रिवर्स मैसेजिंग शुरू होती थी, यानी दाऊद इब्राहिम के ऑर्डर्स को छोटा शकील इनक्रिप्टेड वॉइस नोट में तैयार करके दुबई में बैठे जैद तक पहुंचाता था और फिर जैद से शब्बीर और शब्बीर से आरिफ तक मैसेज पहुंचता था। छोटा शकील से डायरेक्ट कांटेक्ट सिर्फ आरिफ शेख और शब्बीर शेख ही कर सकते हैं। देश में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। ये जानकारी ऑक्सफैम इंडिया की ताजा रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट में दी गई है। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 62% संपत्ति पर देश के सिर्फ 5% लोगों का कब्जा है। वहीं 50% लोगों के पास देश की संपत्ति का महज 3% हिस्सा है। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों की संपत्ति 70 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। ऑक्सफैम का दावा है कि 2022 में भारत के अमीर व्यक्तियों की संपत्ति में 46% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई। देश के 100 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जबकि देश के टॉप 10 अमीरों की बात करें तो उनके पास 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। अमीरी के साथ गरीबी भी बढ़ रही है और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 19 करोड़ भारतीय भूख से बेहाल थे, जिनकी संख्या 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई। पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अनजान शख्स राहुल गांधी के बेहद करीब पहुंच गया। इस घटना को राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी चूक बताया जा रहा है, क्योंकि यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी एक अनजान शख्स भीड़ के बीच से निकला और सीधे राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के साथ खड़े लोगों ने उसे तुरंत वहां से बाहर की ओर धकेल दिया। जिस वक्त ये घटना हुई, राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग भी पास ही थे, जो अनजान शख्स को देखते ही हरकत में आ गए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ये शख्स राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके इतने करीब कैसे पहुंच गया। हालांकि कांग्रेस ने इसे सुरक्षा में चूक नहीं बताया। घटना के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राहुल गांधी ने इसे सुरक्षा में चूक मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कई बार यात्रा में शामिल लोग उत्साह में आकर उनके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं।
someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. राहुल गांधी के साथ चल रहे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग ने भी इसे सामान्य घटना बताया। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि राहुल जी वो मिलना चाहते हैं। देन समटाइम्स राहुल गांधी सेज कि कम आ जाओ। सिक्योरिटी ब्रीच होता है, कोई बंदा गलत काम करने के लिए आया, गलत मंशा से आया कुछ। हालांकि पंजाब के आईजी लॉ एंड ऑर्डर GS ढिल्लन के मुताबिक ये घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि ये पहले से सुनियोजित थी। राहुल जी को आके गले लगा, दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। राहुल जी Z+ ASL प्रोटेक्टेड पर्सन, आप देखना उन्होंने किसी ने रिएक्ट नहीं किया। वो उसका कारण कि इसका मतलब वो जो बंदा आया है वो पता था कि ये आएगा अंदर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा पहले भी सुर्खियों में रहा है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी हुए हैं। इन सबके बीच 19 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा की। सुरक्षा एजेंसीज को सबसे ज्यादा फिक्र घाटी में होने वाली राहुल गांधी की पैदल यात्रा को लेकर है। जिन रास्तों से यात्रा गुजरने वाली है, वहां राहुल गांधी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा कश्मीर पुलिस और CRPF करेगी। यात्रा के दौरान सिर्फ जाने पहचाने लोगों को ही राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे के अंदर रहने की इजाजत मिलेगी। साथ ही सुरक्षा एजेंसीज ने राहुल गांधी को कश्मीर के कुछ इलाकों में पैदल यात्रा न करने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें उनकी सुरक्षा घेरे में 58 कमांडो तैनात रहते हैं। राहुल गांधी की यात्रा 19 जनवरी को जम्मू के लखनपुर से कठुआ, हीरानगर, बनिहाल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सेना ने जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सुरक्षा बलों को आज सुबह 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस हरकत में आई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद सेना ने आतंकियों को घेर लिया। इस जगह पर उस सोमो को जो है पुलिस की और आर्मी की जॉइंट गाड़ी ने जो है ओवरटेक किया और उसे रोकने की कोशिश की। सेना से घिरते दिखे दोनों आतंकी अपनी कार से नीचे उतरे और सामने बनी बहुमंजिला बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की। इससे पहले कि वो उस गाड़ी की तलाशी लेते, तो उसमें जो मिलिटेंट सवार थे उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वो इस कॉम्प्लेक्स की तरफ भागने के लिए निकल पड़े। आतंकी हथियारों से लैस थे, इसलिए उन्होंने छिपकर सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। क्योंकि दोनों आतंकी बिल्डिंग में छिपकर सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन पहले से चौकन्ना भारतीय सेना के जवानों ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और सेना ने आतंकियों को बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया। लेकिन फिर भी आतंकी दीवार की आड़ देकर रुक कर जवानों पर फायरिंग करते रहे। जैसे ही मुठभेड़ की जानकारी सेना के जवानों ने अपने अधिकारियों को दी, तुरंत ही कई इलाकों से सेना की गाड़ियां आतंकियों के खात्मे के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी उस जगह पहुंच गई जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए थे, और फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। दोनों ओर से भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। शटर देखिए आप, ये दुकान का जो शटर है, इसमें छेद जो आपको दिख रहे हैं, ये ब्लड के निशान है। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और यहाँ पर 2 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं। आतंकियों की पहचान पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों आतंकी भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक इनको पैसे बिहार और कतर से भेजे गए थे और इनका आका पाकिस्तान में बैठा है, जो कि ISI का खास आदमी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आरोपी आतंकी नौशाद और जगजीत सिंह का हैंडलर और कोई नहीं, पाकिस्तान में बैठा हैदर था। हैदर ISI के लिए काम करता है। हैदर के इशारे पर ही दोनों ने टारगेट किलिंग की पूरी साजिश रची थी। स्पेशल सेल की माने तो नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था।
दिल्ली स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक जगजीत और नौशाद को काम पूरा करने के बाद एक बड़ी रकम देने का वादा किया गया था। ये पैसे हवाला के जरिए आने थे। अब तक 6 लाख रुपए इन संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचा भी दिए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पैसे बिहार और कतर से आए थे। आपको बता दें कि जगजीत और नौशाद को पंजाब के बड़े हिंदू नेताओं को मारने का काम सौंपा गया था। इतना ही नहीं, नौशाद और जगजीत सिंह को बड़े टारगेट के लिए हथियार भी बॉर्डर पार से मुहैया कराने जाने थे। इन हथियारों के जरिए पंजाब के हिंदू नेताओं को निशाना बनाना था। कुछ हथियार इनको भेज भी दिए गए थे, जिसके लिए पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने डेड ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किया था। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इनके आकाओं ने सिग्नल ऐप पर निर्देश दिए और गूगल मैप के जरिए हथियार से भरे बैग की लोकेशन भेजी थी। लोकेशन मिलने के बाद आरोपियों ने हथियार उठा लिए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों से बरामद हथियार आतंकियों को उत्तराखंड की एक अनजान लोकेशन पर मिले थे, जिसे अभी वेरीफाई किया जा रहा है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क में सिर्फ जगजीत और नौशाद नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। स्पेशल सूत्रों की माने तो संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 अभी भी भारत में मौजूद हैं। 2 लोगों का इस्तेमाल हथियार मुहैया कराने के लिए किया गया और बाकी 2 लोगों ने हथियारों को एक खास जगह पर रखकर उसकी गूगल लोकेशन सीमा पार अपने आकाओं को पहुंचाई थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्धों की तलाश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये डेड ड्रॉप मेथड आखिर होता क्या है, जिसके जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स ने संदिग्ध आतंकियों तक हथियार पहुंचाए। डेड ड्रॉप मेथड हथियार, पैसा, खुफिया सूचना पहुंचाने का एक तरीका है। इसके जरिए कोई भी सामान या कागजात, डेटा, पैसे, हथियार कुछ भी पहुंचाया जा सकता है। इसके जरिए किसी सामान को एक खास तय जगह पर छोड़ दिया जाता है और जहां सामान छोड़ा जाता है वहां ना तो किसी से मिलने की जरूरत होती है और ना ही किसी को बताने की, यानी एक ही समय पर दोनों पक्ष की मौजूदगी जरूरी नहीं है। इसमें पहले से तय निश्चित जगह पर संदेश भेजा जाता है। सीधे तौर पर फेस टू फेस बैठक या मुलाकात नहीं होती है। इसमें बस बताई जगह पर सामान कलेक्ट कर लिया जाता है और साथ ही अब आपको बताते हैं कि इसके जरिए खुफिया जो जानकारी है वो इस्तेमाल कैसे होती है, कैसे इसे आगे बताया जाता है। साल 2015 में अमेरिका में चीन के जासूस एडवर्ड पेंग का एक किस्सा है। इससे आप डेड ड्रॉप मेथड को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चीनी जासूस एडवर्ड पेंग अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक होटल के रूम में रुका करता था। होटल छोड़ने के दिन चेकआउट के वक्त वो दराज या टेबल के नीचे पैसों को टेप से चिपका देता था। बाद में वो दोबारा उसी रूम में आता था, तब उसे उसी जगह पर जहां उसने नोट चिपकाए थे वहां एसडी कार्ड चिपका मिलता था। कभी कभी उसे सिगरेट की साइज का बॉक्स चिपका मिलता था। वो उसे वहां से उठा लेता था और सीधे बीजिंग की फ्लाइट पकड़कर अमेरिका से उड़ जाता था। उस एसडी कार्ड या सिगरेट बॉक्स में अमेरिका की क्लासिफाइड सीक्रेट जानकारियां होती थी। वहीं अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने देश की पहली सुपर कार बनाने का दावा किया है। तालिबान सरकार ने इस कार को देश में तकनीकी शिक्षा और विज्ञान के मामले में मील का पत्थर बताया है, जिसे एक कार्यक्रम के दौरान काबुल के पास बगराम एयरबेस पर लॉन्च किया गया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी जारी की, जिसमें काले रंग की ये कार बर्फ से ढकी सतह पर स्टंट करती दिखाई दी। इस कार के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिनमें ये सुपर कार सड़क पर चलती दिखाई दे रही है। बताया गया कि ये कार काबुल के करीब बगराम एयरबेस में तालिबान के अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च की गई, जिसके बाद इसे सड़क पर चलाकर भी दिखाया गया। मादा 9 नाम की इस सुपर कार को अफगानिस्तान तकनीकी व्यावसायिक संस्थान के 30 इंजीनियर्स की टीम ने तैयार किया है। इस सुपर कार में टोयोटा कोरोला का इंजन इस्तेमाल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कार को बनाने में करीब 40 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं दिल्ली में बदमाशों ने एक दुकानदार के पैर में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार के पैर में गोली मारकर उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
लखनऊ में स्कूल बस ड्राइवरों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। डीएम के निर्देश के मुताबिक एक बार एक्सीडेंट कर चुके स्कूल ड्राइवर बर्खास्त किए जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश लिया गया है। यूपी के चंदौली में गेहूं से लदे ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक ड्राइवर गाड़ी के केबिन में ही फंस गया। बाद में पुलिस ने गैस कटर से केबिन काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। गाजियाबाद के लाल कुआं फ्लाईओवर पर एक लग्जरी कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से तापमान -10 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी एक तस्वीर सोनमर्ग के गगनगीर इलाके से सामने आई। यहाँ जमीन पर बर्फ की 4 से 5 फीट ऊंची मोटी चादर जमी दिखाई दी। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई है कि चलते वक्त घुटने तक बर्फ में धंस जा रहे हैं। आप देखिए कदम जो कम से कम घुटनों तक पैर चले जाते हैं मेरे, इतनी बर्फ की मात्रा है। सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। बर्फ की वजह से दूर तक कहीं सड़क नहीं दिखाई दे रही है और बर्फ की मोटी परत पर चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ फिसलन इतनी ज्यादा है कि कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं देवदार के ऊंचे पेड़ों पर भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। ये जो देवदार के पेड़ हैं, इन पर जो बर्फ गिरी है वो एकदम से जमी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन और एवलांच का खतरा भी बढ़ गया है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में कई बार बर्फीला तूफान आया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सेना ने एवलांच के खतरे को देखते हुए सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया है और आने वाले एवलांच के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी वाली जगहों पर पर्यटकों की आवाजाही को रोक दिया गया है, क्योंकि वहां किसी भी पल बर्फीला तूफान कहर बरपा सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं जोजिला टनल के लिए, उन सबको जो है यहाँ से इवैक्यूएट करके सेफर जोन्स में लिया गया है और हम भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ आने की अनुमति आगे जाने की नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए आज से चुनौती और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात से मौसम और सर्द होगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी बढ़ जाएगी, जिससे मुसीबत और बढ़ेगी। 18 तारीख से फिर से बर्फबारी का ही अंदेशा किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि और ज्यादा जो है बर्फ होने वाली है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है और डेंजर जोन वाली जगहों पर पर्यटकों को न जाने की सलाह दी है। घाटी में हो रही बर्फबारी के साथ साथ वहां राहत के काम भी जारी है। कुपवाड़ा में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ बर्फ ने सड़कों को पूरी तरह से ढक लिया है, इसलिए मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ की मोटी चादर हटाकर रास्तों को बहाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फ से जमी सड़कों के बीच एक मशीन बर्फ को हटाती दिखी और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को खोल दिया गया। रास्ते खुलने से कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत कब तक रहेगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ भी बर्फ से ढकी दिखाई दी। भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ के आसपास चल रहे निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं और काम में लगे मजदूरों को बर्फबारी वाली जगह से हटा दिया गया। और भारी बर्फबारी की वजह से ऊंची पहाड़ियों पर स्थित केदारनाथ पूरी तरह से जमा दिखाई दिया। केदारनाथ मंदिर के ऊपर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। वहीं मंदिर के बाहर बनी नंदी की मूर्ति को भी बर्फ ने ढक लिया। 2 दिनों तक चली बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और अब मौसम साफ है। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में मंगलवार को हल्की धूप निकली, जिससे बर्फ से ढके पहाड़ सोने की तरह चमक उठे। मैं भोले सबसे पहले तू बाद सब तेरे किस्मत हो। क्योंकि जनवरी के महीने में केदारनाथ में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए मंदिर को बंद रखा गया है। लेकिन मंदिर बंद होने से पालतू जानवरों की परेशानी और बढ़ गई है। सन्नाटे के बीच मंदिर के पास रहने वाले डॉग ठंड से कपकपाते दिखे। केदारनाथ के अलावा तुंगनाथ में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ पड़ने से यहाँ का नजारा ऐसा है मानो जमीन को सफेद रंग से रंग दिया गया हो।
बर्फबारी को देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई। चंबा जिले का डलहौजी और खजियार हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार दिखा और यहाँ बर्फ से ढकी वादियों का दीदार कर पर्यटक बेहद खुश दिखे। पर्यटकों ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों में जमकर मस्ती की और फिर कुदरत के खूबसूरत नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब तरफ बर्फ जमी हुई है, बहुत मजा आ रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चंबा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सबसे ज्यादा कपल पहुंचे हैं, जो यहाँ के खूबसूरत नजारे को देखकर बेहद रोमांचित हैं। We are enjoying a lot here in snow. There are too many people are here. जनवरी में चंबा का डलहौजी और खजियार हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बर्फबारी को देखकर पर्यटक खुश हैं और पर्यटकों की भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए दीवानगी का आलम यह है कि मैदान पर उनकी टक्कर देखने की खातिर लोग पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। इस बार फुटबॉल के इन दो दिग्गजों की टक्कर यूरोप में नहीं बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब सऊदी अरब फुटबॉल लीग की दो बड़ी टीमें अल नस्र और अल हिलाल की साझा टीम 19 जनवरी को रियाद में एक दोस्ताना मैच खेलेगी। रोनाल्डो की अगुवाई वाली इस साझा टीम की टक्कर मेसी, नेमार और एम्बापे की टीम PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन से होगी। इस महामुकाबले को देखने के लिए दुनिया भर के फुटबॉल फैंस रियाद पहुंच रहे हैं और सारे टिकट बिक चुके हैं। लेकिन इस बीच इस मैच का एक गोल्डन टिकट भी है, जिसके लिए ऑनलाइन बोली लगाई गई। इस गोल्डन टिकट की शुरुआती बोली करीब 4.5 करोड़ रुपए रखी गई, जो बढ़ते बढ़ते 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की एक रियल एस्टेट कंपनी के CEO ने इस गोल्डन टिकट के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गोल्डन टिकट पाने वाला शख्स VIP बॉक्स में सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ बैठकर मैच का आनंद उठाएगा और साथ ही उसे मैच के बाद होने वाली अवार्ड सेरेमनी में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, गोल्डन टिकट का विजेता खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जा सकेगा और रोनाल्डो, मेसी, नेमार और एम्बापे समेत तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात कर सकेगा। और तो और वो मैच के बाद खिलाड़ियों को दिए जाने वाले गाला लंच में भी शामिल हो सकेगा। वहीं दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। CRPF और दिल्ली एम्स के सहयोग से जगह जगह शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। इन शेल्टर होम्स को खास तौर पर एम्स में इलाज कराने आए मरीज और उनके परिवार वालों की सुविधा के लिए बनाया गया है। बरेली में बाइक सवार बदमाश एक युवक का मोबाइल झपटकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सड़क पर लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक ये इस इलाके में लूट की चौथी वारदात है। बेंगलुरु के विजयनगर इलाके से एक शख्स को स्कूटर के पीछे घसीटने का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्कूटर सवार ने एक कार को टक्कर मार दी और जब कार के ड्राइवर ने स्कूटर को रोकना चाहा तो स्कूटर सवार ने वहां से भागने की कोशिश की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग फिर से तेज होती दिखी और निप्रो शहर पर हमले के बाद रूसी सेना ने डोनेस्क पर हमला किया। इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं आई, लेकिन कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। किसी की छत उड़ गई, किसी की दीवार ढह गई, तो किसी इमारत का आधा हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया। यही नहीं, इमारतों का मलबा सड़क पर फैल गया, लोगों की गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जबकि रूसी हमले के कई घंटे बाद तक यहां धुआं उठता दिखा। जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई जगहों पर तो कटर का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जबकि कुछ इमारतें जो 90% से ज्यादा तबाह हो चुकी थी उन्हें बुलडोजर से गिराना पड़ा। और दूसरी तरफ निप्रो में रूसी हमले के बाद तबाह हुए अपार्टमेंट्स के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी रहा। इस दौरान मलबे में एक 15 साल की लड़की की लाश मिली, जबकि 2 महिलाओं को जिंदा बाहर निकाला गया। दरअसल रेस्क्यू के काम में जुटे लोग आवाज दे रहे थे ताकि कोई जिंदा बचा हो तो उसे मलबे से बाहर निकाला जाए। जिसके बाद मलबे में कुछ हलचल हुई और 18 घंटे से अपार्टमेंट के मलबे में दबी एक महिला को बाहर निकाला गया, जबकि रात के वक्त 23 साल की एक युवती का भी रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त ये लड़की बाथरूम में थी। रूस के हमले में करीब 40 लोग मारे गए, जबकि कई जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस हमले के बाद निप्रो शहर मातम में डूबा नजर आया।
मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए जनता ने प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि वरुण की विचारधारा अलग है, उन्हें यहां दिक्कत होगी। विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। वहीं बिहार में महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले रामचरितमानस के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच जुबानी तकरार देखने को मिली और अब दोनों पार्टियों के नेता पोस्टर और नारेबाजी के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं, जिसकी शुरुआत रामचरितमानस विवाद को हवा देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने की। चंद्रशेखर ने बिहार की सरकारी स्कूलों से जुड़ी एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। इस ट्वीट के जवाब में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार की स्कूली शिक्षा से जुड़े आंकड़े बताने वाले 3 पोस्टर ट्विटर पर डाले, जिन पर लिखा था, ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। दोनों नेताओं के ट्विटर युद्ध के बारे में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सवाल किया गया तो उन्होंने इस विवाद को ही खारिज कर दिया। इसमें बुराई क्या, अच्छी बात है। अरे भाई, इसमें कहाँ कोई तकलीफ, अच्छी बात है ना भाई। हम लोग सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दोहराया कि महागठबंधन में कोई गांठ नहीं है। में सब कुछ ठीक है, सब कोई बात नहीं। अरे भाई, कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, कोई बोल देता है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात नहीं।